नृत्य करने वाली जादुई सैंडल। युविका नाम की अनाथ लड़की भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास पैर में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी। वो कड़कड़ाती गर्मी में नंगे पांव चलती थी, जिसकी वजह से उसके पैर बुरी तरह से सूज जाते थे। एक दिन उसी गांव की एक औरत, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, वो युविका को नंगे पांव चलते हुए देखती है। इस लड़की के पास तो पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं है, बेचारी फिर भी पेट के लिए भीख मांगने रोज बाहर निकलती है। उसके बाद पूर्णिमा युविका के पास जाती है। तुम मेरे साथ दुकान चलो, मैं तुम्हें पैरों में पहनने के लिए चप्पल दिला दूंगी। युविका पूर्णिमा के साथ दुकान जाती है और एक जोड़ी चप्पल ले लेती है। पूर्णिमा को युविका को देखकर बहुत तरस आता है। उसके भी खुद के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए वो सोच रही थी कि क्यों ना युविका को अपने साथ अपनी बेटी बनाकर रखूं। उस दिन पूर्णिमा युविका को अपने साथ अपने घर ले जाती है। उस दिन से दोनों साथ में रहने लगती है। पूर्णिमा युविका को घर ले जाकर सुंदर कपड़े पहनाती है। वैसे तो पूर्णिमा भी गरीब थी, लेकिन उसने कुछ पैसे जोड़ रखे थे, जिससे वो युविका को जरूरत के सामान लाकर देती है। कुछ दिनों बाद गांव की रानी और राजकुमारी गांव की यात्रा पर निकलते हैं। गांव के सभी लोग रानी और राजकुमारी को देखने अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं। उन सब में युविका भी थी, जो रानी और राजकुमारी को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राजकुमारी ने लाल सैंडल पहनी थी। युविका राजकुमारी की सैंडल देखती है और अपनी चप्पल देखती है। मेरे पास तो ये मामूली सादी चप्पल है और राजकुमारी ने कितनी सुंदर सैंडल पहन रखी है। मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? युविका रोते हुए जंगल की तरफ भागने लगती है। बीच जंगल में युविका को एक सैंडल नजर आती है। वो सैंडल युविका के पैरों के साइज का नहीं था। ये सैंडल तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये मेरे पैरों से बहुत बड़ा है। मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब पहनूंगी। युविका सैंडल को अपने साथ घर लेकर जाती है। हर रोज सुबह उठकर युविका सबसे पहले सैंडल देखती थी और सोचती थी, कितनी सुंदर सैंडल है, मैं कब बड़ी होंगी। बहुत साल बीत जाते हैं। युविका बहुत बड़ी हो जाती है और पूर्णिमा बूढ़ी हो जाती है। बुढ़ापे की वजह से पूर्णिमा बीमार रहने लगी थी। कुछ ही दिनों में पूर्णिमा गुजर जाती है। पूर्णिमा के जाने के बाद युविका अपने मन में सोचती है, लगता है अब मुझे फिर से भीख मांगना शुरू कर देना चाहिए। तभी वहाँ बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। युविका हैरान रह जाती है। उस समय युविका उन पैसों से घर का राशन ले आती है। अगले दिन बहुत बारिश होती है, जिसकी वजह से युविका के घर में पानी भर जाता है और वो परेशान होकर बोलती है, क्यों हो रहा है ये सब? मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगी? काश मेरा घर भी बहुत बड़ा और मजबूत होता। युविका के इतना बोलते ही उसकी कुटिया एक बड़े घर में बदल जाती है। ये सब कैसे हो रहा है? कल मेरे सामने अचानक बहुत सारे पैसे आ गए और अब ये घर। पास में ही जादुई सैंडल रखी हुई थी। उसमें से आवाज आती है, युविका, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुमने बचपन से ही अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, इसलिए मैं तुम्हारा दुख कम कर रही हूँ। ये सुनकर युविका बहुत खुश होती है। उस दिन से युविका को जो भी चाहिए होता था वो जादुई सैंडल से मांग लेती थी। इस वजह से धीरे धीरे युविका में घमंड आने लगता है। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी और सबको नीचा दिखाती रहती थी। एक दिन युविका अपनी गाड़ी में शॉपिंग करके आ रही थी। तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने भागते हुए कुछ गरीब बच्चे आ जाते हैं। युविका गुस्से से अपनी गाड़ी से निकलती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो खुद बीच में आते हो और अभी अगर मेरी गाड़ी से टक्कर हो जाती तो सारा इल्जाम मुझ पर लगता। दीदी,
आपकी गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से आ रही थी। इस कच्ची रोड पर इतनी तेज गाड़ी चलाना सही नहीं है। गाड़ी मेरे पास है और बिना गाड़ी चलाए तो मुझे सिखा रही है। अपनी लाइफ में गाड़ी कभी छूकर भी देखी है? गंदे मैले बच्चे, एक तो इतनी स्मेल आ रही है इनमें से, बेवकूफ। इतना बोलकर युविका फिर से अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके दरवाजे पर एक गरीब औरत भीख मांगने आती है। बेटी, कुछ खाने के लिए दे दो। युविका दरवाजे पर आती है और बोलती है, पहले तो मेरे दरवाजे से दूर हटो, मेरा दरवाजा गंदा कर दिया। जाओ, मैं नहीं दे रही कुछ, कहीं और जाकर भीख मांगो। बेटी, इतनी अमीर हो, इतने बड़े घर में रहती हो और एक गरीब को खाना नहीं खिला सकती? नहीं खिला सकती। तुम गरीबों का ठेका ले रखा है क्या? मैंने बोला ना, मेरे घर की तरफ से जाओ। यहाँ गंदगी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ जरा सी भी गंदगी की तुमने तो तुमसे ही साफ करवाऊंगी। वो गरीब औरत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। जादुई सैंडल भी ये सब देख रही होती है। वो खुद में सोच रही थी, मुझे अफसोस हो रहा है, मैंने किसी घमंडी लड़की की मदद की। मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगी। युविका को अपनी सहेली के घर पार्टी में जाना था, इसलिए वो तैयार हो रही थी। जब युविका तैयार हो जाती है तब जादुई सैंडल उससे कहती है, युविका, तुमने मुझे कभी पहना नहीं है ना? आज तुम अपनी दोस्त के घर पार्टी में जा रही हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पहनो। देखना, सब तुम्हारे सैंडल की बहुत तारीफ करेंगे। हाँ, मैंने तो आज तक कभी तुम्हें पहना ही नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उसके बाद युविका सैंडल पहन लेती है। सैंडल पहनते ही युविका नाचने लगती है। सैंडल, रुको, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस तुम्हारा घमंड चोर कर रही हूँ। बहुत शौक है ना लोगों की बेइज्जती करने का। जादुई सैंडल युविका को नचाते नचाते उसकी दोस्त के घर पहुँचा देती है। वहाँ भी जादुई सैंडल नहीं रुक रही थी। सब युविका को देखकर बहुत हंस रहे थे। लगता है इस लड़की को नाचने का जरूरत से ज्यादा शौक है। कोई नहीं नाच रहा है इसके सिवा। रिया, तूने देखा नहीं, ये तो आई भी नाचती हुई ही थी। इस तरह सभी लड़कियां युविका का बहुत मजाक बना रही थी। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और जादुई सैंडल नचाते हुए युविका को एक जंगल की तरफ लेकर जाती है। रुक जाओ सैंडल, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद युविका जादुई सैंडल निकालने की कोशिश करने लगती है। चाहे कितनी कोशिश कर लो तुम, मुझे नहीं निकाल पाओगी। कई दिनों तक युविका जगह जगह घूम घूम कर नाच रही थी। कई लोग तो युविका को नाचते हुए देख उसके सामने पैसे रखकर चले जाते थे। युविका रोते हुए जादुई सैंडल से कहती है, प्लीज मुझे रोक दो। कई दिनों से बिना खाए पिए मैं ऐसे ही नाच रही हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अब मैं कभी किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगी। युविका के माफी मांगने के बाद सैंडल उसके पैरों से निकल जाती है। तभी वहाँ एक परी आती है। ये सैंडल अब तुम मुझे दे दो। ये सैंडल आपकी है? हाँ, कई सालों पहले मैंने ही तुम्हारे लिए इस सैंडल को जंगल में रखा था। मेरे लिए? लेकिन क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम बहुत गरीब थी और बहुत नेक भी। एक दिन मैंने तुम्हें नंगे पांव भीख मांगते हुए देखा था। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने तुम्हें एक औरत के घर में देखा और वो औरत भी गरीब थी। तभी एक दिन मैंने तुम्हें जंगल में देखा और वहीं मैं ये सैंडल रखकर चली गई थी। बढ़ते समय के साथ तुम में घमंड आ गया। हाँ परी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम्हें कभी ये नहीं लगा जिन लोगों को आज तुम नीचा दिखा रही थी, कभी तुम भी उन्हीं लोगों में से थी? अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करती तो आज भी तुम उन्हीं लोगों में से रहती। दुनिया में बहुत से गरीब हैं और अच्छे भी, लेकिन हर किसी की कोई परी मदद नहीं करती है। तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि मैंने तुम्हारी मदद की। उसके बाद तुम्हें और अच्छा इंसान बनना था, लेकिन तुम तो बहुत घमंडी बन गई। अब इस सैंडल का तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, इसलिए मैं इसे लेकर जा रही हूँ।
परी सैंडल लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उदास होकर युविका अपने घर जाती है। सैंडल के जाने के बाद युविका का घर पहले की तरह कुटिया जैसा हो गया था और उसकी गाड़ी भी वहाँ से गायब थी। लगता है जादुई सैंडल के जाते ही उसका दिया हुआ सारा सामान भी चला गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं मेहनत करके अपना गुजारा करूंगी और एक साधारण जीवन व्यतीत करूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। युविका अपने मन में सोचती है, गर्मी का मौसम है, मुझे जूस की दुकान खोलनी चाहिए। गर्मी में बहुत सारे आते जाते हुए लोग जूस पियेंगे। अगले दिन से युविका जंगल से आम लेकर आती थी और उसका जूस बनाकर बेचती थी। गांव में पहली बार आम के जूस की दुकान खुली थी, इसलिए गांव वाले बड़े चाव से आम का जूस पीते थे। युविका की हर रोज अच्छी खासी कमाई होती थी और उसका गुजारा बहुत अच्छे से चलने लगा था। इस तरह अब युविका का जीवन भी ठीक हो जाता है और वो खुशी से रहने लगती है। यूपी के आगरा में बरखा नाम की एक भिखारिन रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। दिखने में बरखा बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ही उसकी परेशानी का कारण थी। वो अपनी खूबसूरती से बहुत परेशान रहती थी। एक बार की बात है, वो रात के समय फुटपाथ पर बैठी थी और उसे काफी ठंड लग रही थी। तभी उसके पास एक अधेड़ उम्र का आदमी आया और बोला, अरे तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही है, लेकिन इतने रात को तुम यहाँ क्यों बैठी हो? दिखने में तो तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। मालिक, मेरा कोई नहीं है। मैं इसी तरह फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत करती हूँ। आज मुझे सोने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली, इसलिए यहाँ बैठी हूँ। बरखा की ये बात सुन वो आदमी मुस्कुराने लगता है और अपने मन में सोचता है, अरे वाह, दिखने में तो ये बहुत खूबसूरत है। आज रात उसको अपने घर ले जाता हूँ, वैसे भी मेरी बीवी है नहीं। ऐसा सोचकर वो आदमी बरखा को अपने साथ घर चलने को कहता है, लेकिन बरखा उसे साफ इनकार कर देती है। देखिए, अपनी हद में रहिए और मैं जिस हालत में यहाँ बैठी हूँ, भगवान के लिए मुझे वैसा ही छोड़ दीजिए, समझे आप? बरखा की कड़ी आवाज सुन वो आदमी वहाँ से चला जाता है। बरखा बहुत हिम्मत से काम लिया करती थी, क्योंकि उसके लिए ये कोई पहली बार नहीं था। अक्सर लोग उसकी गरीबी और लाचारी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते थे। किसी तरह बरखा की वो रात बीत जाती है। अगले दिन वो मंदिर के बाहर बैठकर लोगों से भीख मांगने लगती है। मैडम, कल रात से कुछ नहीं खाया है, थोड़े पैसे दे दीजिए, नहीं तो कुछ खाने के लिए ही दे दीजिए। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम इतनी खूबसूरत होकर भी भीख मांगती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो कोई भी काम मिल जाएगा। इतना कहकर वो मैडम वहाँ से चली जाती है। बरखा अपने मन में सोचती है, अगर काम मिल जाता तो इस तरह यहाँ बैठकर भीख नहीं मांगती। तभी वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा नौजवान लड़का आता है। बरखा उस लड़के से कहती है, मालिक, कुछ खाने को दे दीजिए, कल से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी है। उस लड़के का नाम प्रतीक था। प्रतीक एक बहुत ही नरम दिल और शर्मीला किस्म का इंसान था। उसके दिल में गरीबों के लिए बहुत दया भावना थी। बरखा को देख उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, कभी कभी तो लगता है, क्या फायदा मेरे पास मास्टर्स की डिग्री होने का, इतने अमीर होने का, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। तभी बरखा दोबारा से कहती है, दे दीजिए ना मालिक, अगर पैसे नहीं दे सकते तो कुछ खाने के लिए ही दे दीजिए, रात से सच में कुछ नहीं खाया। माफ करना, मैं कुछ सोचने लगा था, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। बरखा प्रतीक को संदेह की नजरों से देखने लगती है। तभी प्रतीक कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पास वाले ढाबे पर ही खाना खिलाऊंगा। प्रतीक की बात सुन बरखा उसके साथ चली जाती है। प्रतीक बरखा को एक ढाबे पर खाना खिलाता है और फिर उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिलाता है और उससे कहता है, तुम चेंजिंग रूम में जाकर इन कपड़ों को पहन लो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ अपने ऑफिस ले जाऊंगा और मैं तुम्हें काम दूंगा। क्या सच में मालिक, आप मुझे काम देंगे? मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। अच्छा चलो जाओ, चेंज कर लो। बरखा वैसे ही बहुत खूबसूरत थी। जब वो प्यारी सी शॉर्ट फ्रॉक पहनकर चेंजिंग रूम से निकलती है तो प्रतीक उसे देखता ही रह जाता है। प्रतीक की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। चलिए मालिक।
एक बात बोलूं? जी बोलिए। तुम मुझे मालिक मत बोला करो, मैं तुम्हारी ही उम्र का हूँ, तुम मुझे प्रतीक बोल सकती हो। अच्छा चलो ऑफिस चलते हैं, फिर तुम्हारे बारे में पापा से बात भी तो करनी है। मतलब? अरे ऑफिस पापा ही तो संभालते हैं, उनकी इजाजत के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन वो मेरी बात मान लेते हैं, तो तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें काम पर जरूर रखेंगे। ऐसा कहकर प्रतीक बरखा को लेकर अपने ऑफिस पहुंचता है और सीधा अपने पापा के कैबिन में जाता है। उसके पापा बरखा को देखकर कहते हैं, ये लड़की कौन है बेटा? पापा इसको काम चाहिए इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ, हमारे ऑफिस में एम्प्लॉइज की भी तो कमी है ना। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है लड़की? सर मेरा नाम बरखा है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन कितनी है और तुम डिग्री लाई हो? जी वो मैं। तभी प्रतीक कहता है, बोलो बरखा, क्या जी वो मैं कर रही हो? प्रतीक जी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। ये सुन प्रतीक का पापा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में बरखा को ऑफिस से निकाल देता है। बरखा रोती हुई वहाँ से आ जाती है। प्रतीक को बहुत बुरा लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन बरखा मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रही थी। तभी वहाँ पर प्रतीक पहुँचता है, लेकिन प्रतीक को देखकर बरखा वहाँ से उठकर चली आती है। प्रतीक उसके पीछे पीछे आता है। बरखा मेरी बात तो सुनो। नहीं प्रतीक, तुम प्लीज मुझसे बात मत किया करो, मैं तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारे पापा एक रईस बिजनेसमैन हैं और मैं एक भीख मांगने वाली। कल पापा ने तुम पर गुस्सा किया, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक है, पर उसकी एक शर्त है, अब आप मुझसे कभी बात करने नहीं आएंगे। प्रतीक बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। बरखा को बिल्कुल भी भीख नहीं मिल रही थी। 2-3 दिन हो गए थे, उसने कुछ नहीं खाया था और कहीं न कहीं उसकी नजर प्रतीक को भी तलाश रही थी। एक दिन वो मंदिर के बाहर बैठी हुई थी, तभी वहाँ प्रतीक आता है। प्रतीक को देखकर बरखा को बहुत खुशी होती है, लेकिन वो उससे बात नहीं करती। प्रतीक देखता है कि वो लोगों से भीख मांग रही है, लेकिन कोई उसे भीख नहीं दे रहा। कई लोग तो उसे धुतकार कर चले जा रहे हैं। ये सब देख प्रतीक को बहुत बुरा लगता है और वो बरखा के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। प्रतीक, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बताओ मुझे। मैं तुम्हें लेकर मंदिर जा रहा हूँ। लेकिन वो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी है। कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं एक भीख मांगने वाली भिखारिन हूँ और तुम कितने अमीर हो। तुम्हारे पापा को सिर्फ इतना पता चला कि मैं अनपढ़ हूँ तो उन्होंने मुझ पर इतना गुस्सा किया। अगर उन्हें ये पता चलेगा कि मैं एक भिखारिन हूँ तो वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मुझे उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझसे तुम्हारी परेशानी और गरीबी अब और नहीं देखी जाती। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि कहीं न कहीं तुम्हें भी मैं पसंद हूँ। बरखा प्रतीक की बात मान लेती है और दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद प्रतीक बरखा को लेकर अपने घर जाता है। प्रतीक के माता पिता ये देखकर कि प्रतीक ने बरखा से शादी कर ली है, बहुत हैरान होते हैं। तभी प्रतीक की माँ कहती है, हाय राम, ये तो वही लड़की है जो मंदिर के बाहर भीख मांगती है। तूने इस लड़की से शादी कर ली? हाय, इसकी शादी के लिए कितने सपने सजाए थे हमने जी। ये कमीना ऐसा निकला। और ये गरीब लोग तो ऐसे ही होते हैं, अमीर लड़के देखे नहीं कि उनको फंसाना शुरू कर देते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी प्रतीक। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो गए। लेकिन पापा, मैं बरखा से प्यार करता हूँ। चुप कर कमीने, बहुत महान काम करके आया है ना जो उल्टा जवान चला रहा है। चला जाओ यहाँ से। मैं सोच लूंगी कि मेरी कोई औलाद ही नहीं थी। प्रतीक के माता पिता उन दोनों को घर से निकाल देते हैं। प्रतीक बरखा से कहता है, मुझे माफ कर देना बरखा। मैंने सोचा था तुमसे शादी करके खुशी खुशी तुम्हें रखूंगा, लेकिन मम्मी पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं प्रतीक, मेरी तो आदत है सड़कों पर रहने की। लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें सड़कों पर नहीं रहने दूंगा। चलो मेरे साथ। प्रतीक बरखा को लेकर जंगल चला जाता है और झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ियाँ काटने लगता है। लकड़ियाँ काटते काटते वो बहुत थक जाता है। तभी बरखा कहती है, थोड़ा आराम कर लो प्रतीक, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं तुमसे मिलती, ना हमें प्यार होता, ना हम शादी करती और ना ही तुम्हें इतनी तकलीफ होती।
ऐसा क्यों बोल रही हो बरखा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपने प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम यहीं रुको, मैं पास वाली नदी से तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। बरखा भागती हुई नदी के पास जाती है। वो जल्दीबाजी में पानी निकालने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। वो डूबने लगती है। तभी उसे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दिव्य शक्ति ने उसे बचा लिया। वो अपने आप को नदी के बाहर पाती है। अरे ये सब क्या हुआ? मैं तो अभी नदी में गिर गई थी, फिर मैं यहाँ कैसे? तभी बरखा देखती है कि नदी से खुद ब खुद एक पेड़ बाहर आ रहा है, जिसमें रंग बिरंगी ढेर सारी लिपस्टिक लगी हुई है। ये सब देख बरखा अचंभित हो जाती है। अरे ये सब हो क्या रहा है? नदी के अंदर से एक पेड़ निकला, वो भी ऐसा अद्भुत पेड़ जिस पर रंग बिरंगी लिपस्टिक लगी हुई है। तभी नदी से एक मधुर सी आवाज आती है, बरखा घबराओ मत, ये सब तुम्हारे लिए हुआ है। ये पेड़ मैंने तुम्हारे लिए प्रकट किया है। तुम इनमें से कोई भी एक लिपस्टिक तोड़ लो और उसे अपने साथ ले जाओ। इस पेड़ पर लगी सारी लिपस्टिक जादुई है। तुम उस लिपस्टिक से जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में ऐसा भी होता है भला? हाँ बरखा, अच्छे लोगों के साथ एक ना एक दिन जरूर अच्छा होता है। अब तुम्हारा अच्छा समय आ गया है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा ही अच्छा होगा। बरखा खुशी खुशी पेड़ से एक लिपस्टिक तोड़ लेती है और उसे अपने साथ प्रतीक के पास ले जाती है। अरे तुम तो पानी लेने गई थी ना, फिर ये लिपस्टिक लेकर क्यों आ रही हो और ये तुम्हें कहाँ से मिली? फिर बरखा प्रतीक को सारी बात बताती है। सारी बात जानकर प्रतीक को भी बहुत हैरानी होती है। फिर वो लोग जादुई लिपस्टिक से कहकर तुरंत अपने लिए वहीं पर एक घर प्रकट करवा लेते हैं और उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। लिपस्टिक की मदद से प्रतीक अपना एक बिजनेस खोलता है और उसका बिजनेस बहुत सक्सेस हो जाता है। देखते ही देखते वो अपने पापा को टक्कर देने लगता है। एक दिन बरखा और प्रतीक एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। बरखा दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी सास और ससुर वहाँ पर हैं। बरखा प्रतीक को बुलाती है। फिर प्रतीक की माँ कहती है, बेटा मुझे माफ कर दे। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मेरे इकलौते बेटे ने गरीब भिखारी से शादी कर ली, लेकिन अब समझ में आ गया ये लड़की साक्षात तेरे लिए लक्ष्मी बनकर तेरे जीवन में आई है। हमें माफ कर दे बेटा और हमारे साथ घर चल। हाँ बेटा, मुझे भी माफ कर दे और बहू हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और अपना सामान बांधकर अपने मम्मी पापा के साथ चले जाते हैं। इस तरह जादुई लिपस्टिक की वजह से वो पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। शादी का जादुई लहंगा। एक समय की बात है, राधा नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में रहा करती थी। राधा की माँ की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पिता रामलाल अक्सर बीमार रहा करते थे। इसलिए बचपन से ही राधा ने जैसे तैसे करके घर को संभालना सीख लिया था और जब उसके पिता बिस्तर पर बैठ गए उसके बाद से राधा सिलाई करके अपने घर का खर्चा चलाने लग गई थी। राधा एक बहुत ही अच्छी दर्जी थी। वो बहुत सुंदर सुंदर लहंगे सिला करती थी। केवल उसके गांव में ही नहीं बल्कि गांव के बाहर के लोग भी राधा से लहंगे सिलवाने आया करते थे। राधा, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। मैंने तुम्हारी सिलाई के बारे में बड़ा सुना है। मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैंने सोचा शादी के लहंगे के लिए तुमसे अच्छा कोई दर्जी नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। क्या तुम मेरी बेटी के लिए शादी का लहंगा सिल दोगी? ठीक है, आप कपड़ा दे जाइए और 1 हफ्ते बाद आ जाइएगा। मैं लहंगा तैयार करके रख दूंगी। पर मेरी बेटी की शादी 3 दिन में है। अगर ऐसी बात है तो आप कल ही आ जाइए। मैं रात भर बैठकर आपकी बेटी की शादी का लहंगा तैयार कर दूंगी। ऐसा कहकर राधा पूरी रात काम करके सेठानी की बेटी के लहंगे का काम पूरा कर देती है। राधा एक अच्छी दर्जी होने के साथ साथ एक अच्छी लड़की भी थी, परंतु ये सब होने के बावजूद भी वो कई बार खुद को अकेला महसूस करती थी, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और उसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे। इसलिए उसके पास कोई बात करने वाला, साथ रहने वाला और उसका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था।
ऐसे ही राधा एक दिन सिलाई कर रही होती है कि तभी कैंची की वजह से उसका हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। काश कोई मेरे साथ होता जो मेरी चोट पर फूंक मारकर मेरा दर्द कम करता, मेरी चोट पर पट्टी करता। अब लगता है मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है। ऐसा कहकर राधा खुद ही अपनी चोट पर दवा लगा लेती है। समय ऐसे ही बीत रहा होता है। एक दिन राधा जब बाजार से अपने सिलाई का सामान लेने गई होती है, तभी शहर से आए एक लड़के की नजर राधा पर पड़ जाती है और उसे राधा देखते ही पसंद आ जाती है। इसके बाद राधा जैसे ही घर पहुंचती है तो उस लड़के के पिता राधा के घर पहुंच जाते हैं। जी, आप कौन और यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारा नाम राधा है? जी हाँ। क्या मैं तुम्हारे माता पिता से बात कर सकता हूँ? मेरी माँ नहीं है, केवल पिता है और वो बेड पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इसके बाद लड़के के पिता रामलाल से बात करने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। क्या हुआ बाबा, ये कौन थे और आपसे क्या बात कर रहे थे? अरे खुशखबरी है बेटा, अब तुझे इस नरक में नहीं रहना पड़ेगा। मैं समझी नहीं। अरे बेटा, वो भले आदमी अपने बेटे का रिश्ता तेरे लिए लेकर आए थे। उनका बेटा शहर में काम करता है और वहीं रहता है। अभी वो कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ है। अभी जब तू बाजार गई थी वो भी वहीं मौजूद था। तुझे देखते ही उसने एक ही नजर में पसंद कर लिया। ये उसके पिता थे, लड़के की तरफ से शादी की बात करने आए थे। मैंने भी हाँ कर दी और ये देख, ये रही लड़के की तस्वीर। लड़के की फोटो देखकर राधा को भी लड़का पसंद आ जाता है। इसके बाद राधा उस लड़के से मिलना शुरू कर देती है। उस लड़के का नाम विजय होता है। राधा विजय को पूरा गांव घुमाती है और इन मुलाकातों में दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर विजय राधा को शहर घुमाने के लिए कुछ दिन के लिए शहर ले आता है। वो दोनों शहर के सड़कों गलियों में घूम ही रहे होते हैं कि तभी एक दुकान के अंदर रखे लहंगे पर राधा की नजर जाती है। क्या बात है, लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस पर कितना बारीक काम हो रखा है। अगर तुम्हें ये लहंगा इतना पसंद है तो हम अंदर चलकर इसे खरीद लेते हैं। सच में आप मुझे ये लहंगा दिला देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद दोनों दुकान के अंदर जाते हैं। दोनों को अंदर आते देख सेल्समैन उनके पास आता है। राधा इशारा करते हुए उसकी कीमत पूछती है, जिस पर वो सेल्समैन कहता है, देखिए मैम, वैसे तो ये लहंगा 5 लाख का है, पर अभी हमारी डिस्काउंट सेल चल रही है, इसलिए आपको ये लहंगा 3 लाख तक मिल जाएगा। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर तो राधा और विजय के होश उड़ जाते हैं। मुझे माफ कर दो राधा, पर मैं तुम्हें इतना महंगा लहंगा नहीं दिला सकता। नहीं नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? वैसे भी मुझे इतना महंगा लहंगा नहीं चाहिए, और अगर मुझे ऐसा लहंगा चाहिए होगा तो मैं खुद बना लूंगी। मुझे लहंगा बनाना आता है। ऐसा कहकर राधा मन मारकर दुकान से निकल जाती है और कुछ दिन में वापस गांव आ जाती है, परंतु उसके दिमाग में अभी भी उस लहंगे की तस्वीर चल रही होती है। वो छत पर बैठकर आसमान की ओर देखकर उस लहंगे के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे आसमान से कोई चीज तेजी से नीचे आती हुई दिखाई देती है। जब वो ध्यान से देखती है तो वो एक परी होती है। वो परी सीधा राधा के पास आती है और कहती है, तुम राधा हो ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? मैं परी हूँ, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, इसलिए मुझे पता है, और मैं परी लोक से धरती लोक पर सिर्फ तुमसे मिलने ही आई हूँ। पर वो किस लिए? राधा, कुछ दिनों में मेरी शादी है और मुझे एक बहुत ही सुंदर लहंगा चाहिए। जब मैंने अपनी शक्तियों से पता लगाया तो मुझे पता चला कि तुम बहुत ही अच्छा लहंगा सिलती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। अब कृपया करके मेरी शादी के लिए एक अच्छा सा लहंगा सिल दो। वो तो ठीक है, पर आप तो एक परी हैं। आप तो बहुत ही सुंदर सुंदर तरह के लहंगे प्रकट कर सकती हैं। राधा, ये जादुई लहंगे परी लोक में अब बहुत ही बोरिंग हो चुके हैं
अब परीलोक में परियों को पृथ्वीलोक के हाथों से बने हुए लहंगे ही पसंद आते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कृपया करके मेरी मदद करो। अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी शादी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर दूंगी। ऐसा कहकर राधा परी को आश्वासन देती है और परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो दिन रात जाग कर परी की शादी के लिए एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लहंगा तैयार करती है। जब परी वापस पृथ्वीलोक पर आती है और अपने शादी के लहंगे को देखती है तो खुशी के मारे उछल पड़ती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधा, सच में लोग झूठ नहीं कहते। तुम सच में बहुत ही सुंदर लहंगे सिलती हो। तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। अब तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर वही लहंगा प्रकट हो जाता है जो राधा ने शहर में देखा होता है। उस लहंगे को देखकर राधा हैरान रह जाती है। ये तो वही लहंगा है। हाँ, मैं जानती हूँ राधा, ये वही लहंगा है जो तुम्हें शहर में पसंद आया था, परंतु कीमत ज्यादा होने के कारण तुम इसे ले नहीं पाई। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे बारे में सब पता कर रखा है। मैं जानती हूँ कुछ ही दिनों में तुम्हारी भी शादी है, इसलिए मैं ये लहंगा तुम्हारे शादी के उपहार के रूप में तुम्हें देना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी, आपने सच में मेरी इच्छा पूरी कर दी। तुम केवल इतने में ही खुश हो गई? मेरी आगे की बात तो सुनो। ये लहंगा अब कोई मामूली लहंगा नहीं रह गया है, ये एक जादुई लहंगा है। तुम इस लहंगे को पहनकर सच्चे दिल से जो भी मांगोगी तुम्हारी वो हर इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर परी राधा को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। परी की बात पर राधा को विश्वास तो था, परंतु उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उस लहंगे को आजमाना चाहती थी। एक बार इस लहंगे को पहनकर कुछ इच्छा मांग कर देखती हूँ, अगर वो सच हो गई तो कमाल हो जाएगा। ऐसा कहकर राधा वो लहंगा पहन लेती है और अपने पिता के पास जाती है और कहती है, हे जादुई लहंगे, कभी किसी गरीब को ना मांगनी पड़े भीख, मेरे पिता को कर दो एकदम ठीक। राधा के इतना कहते ही राधा के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अपने पिता को वापस से उनके पैरों पर चलता देख राधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये कैसा चमत्कार है, मैं एकदम से ठीक महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। पिताजी, ये सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। इसके बाद राधा रामलाल को सारी कहानी बताती है। राधा की ये बात सुनकर रामलाल भी बहुत खुश हो जाता है। और फिर कुछ ही दिनों में राधा और रामलाल मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर लेते हैं। इसी बीच राधा की शादी का समय भी आ जाता है, क्योंकि अब उस जादुई लहंगे की वजह से राधा की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई थी। इसलिए राधा की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। जब राधा विजय के घर आती है तो विजय धीरे से राधा के कान में पूछता है, राधा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लहंगा तो वही है ना जो हमने उस शॉप पर देखा था, और वो बहुत ही महंगा था। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वही लहंगा है। अगर ऐसा है तो ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम एक लहंगे पर इतने पैसे खर्च नहीं करोगी। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपको सही समय आने पर बताऊंगी। इसके बाद राधा और विजय शादी की बाकी रस्में करने लग जाते हैं। तभी अचानक एक दिए से विजय के घर के पर्दे में आग लग जाती है और पर्दे से पूरे घर में आग लग जाती है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। उस आग में किसी इंसान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, परंतु विजय का घर और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ये देखकर विजय और उसके माता पिता सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैंने ये सब कुछ कितनी मेहनत से बनाया था, कितनी मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया था, आज सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो गया। शांत हो जा बेटा, ऐसे परेशान होने से कोई हल नहीं निकलेगा। अपने पूरे परिवार को इस चिंता में देखकर राधा भी दुखी हो जाती है।
तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो विजय से कहती है, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि ये लहंगा मेरे पास कहाँ से आया। ये लहंगा मुझे एक परी ने शादी के उपहार के रूप में दिया है और ये लहंगा अब कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई लहंगा है। मैं इस लहंगे को पहनकर जो कहूँगी वो सच हो जाएगा। अब ये लहंगा ही हमारी मदद कर सकता है। पर वो कैसे? हे जादुई लहंगे, विजय का इस घर में लगा है मेहनत और पैसा, ये घर हो जाए पहले जैसा। राधा के इतना कहते ही विजय का घर पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर विजय और उसके परिवार वाले खुश हो जाते हैं और राधा को गले से लगा लेते हैं। इसके बाद विजय और राधा बहुत हंसी खुशी से शादी की माँ की रस्में पूरी करते हैं और उस दिन के बाद से राधा बड़े ही सुख से विजय के साथ रहने लग जाती है और उस जादुई लहंगे से न केवल अपनी बल्कि जरूरतमंदों की भी मदद करने लग जाती है।